वाले से इस पे शिफ्ट करने का एक फायदा ये हो गया, रिकॉर्डिंग बार बार हम लोग को शेयर नहीं करना पड़ता, आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्डिंग भी मिल जा रही है। ठीक है, तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी इसको अच्छे से यूज कीजिए। और शुरू करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, अभी कुछ लोग जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो जिनको थोड़ा सा अवेयरनेस बता देते हैं, जो लोग को अभी जानकारी नहीं है उनके बारे में ही है ये चीज। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट बैच टाइप का है। ठीक है ना, टारगेट बैच मतलब एग्जाम आप लोग का होने वाला है अगस्त में। ठीक है, ये मॉर्निंग में भी बताया था हमने। ठीक है ना, तो ये फुल्ली डिटेल्ड नहीं है, डिटेल्ड के लिए आप लोग का क्लास चला था, डिटेल्ड नहीं है। डिटेल्ड मतलब जो स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक एक एक चीज आपको इस बार क्या है कि जो एग्जाम्स में आएंगे सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा, आपका एक टॉपिक भी मिस नहीं होगा, एक टॉपिक भी मिस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टॉपिक सारा कंप्लीट किया जाएगा जो एग्जाम लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका रिवीजन, आंसर राइटिंग, सारा चीज कराया जाएगा। नोट्स, ठीक है ना, जो जिसके लिए बहुत लोग के लिए रहता है सर नोट्स मिलेगा कि नहीं, नोट्स 100% मिलेगा, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है ना, ठीक है, नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आप लोग को। इसके अलावा देखिए, जो अभी आप लोग का एक चल रहा है आप लोग का बात की पेमेंट सर कितना करना पड़ेगा, तो पेमेंट जिन लोगों को 5 पेपर करना है उन लोगों को 1000 रुपीज 5 पेपर के लिए है। ठीक है ना, 5 पेपर के लिए 1000 रुपीज है, और ये 5 पेपर आप लोग का अगस्त फर्स्ट वीक तक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 दिन आप लोग को टाइम मिलेगा, तो 1000 रुपीज का पेमेंट है। और आप लोग का डेमो क्लास का आज फर्स्ट डे था। ठीक है ना, 2 दिन का डेमो क्लास दे रहे हैं हम लोग सबको, 2 दिन का डेमो क्लास है। उसके बाद जो है 1000 रुपीज आप लोग को पेड करना है। ठीक है, जो लोग बहुत लोग पहले से पेड किए हुए हैं उन लोग को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नो एनी एक्स्ट्रा चार्ज, जो लोग पहले से पे किए हुए हैं। ठीक है ना, कुछ लोग बहुत पहले से इनरोल किए हुए हैं, उन लोग को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जो लोग नए लोग हैं, जो लोग चाहते हैं इस बैच को, ठीक है ना, उनको 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जो चार्ज है 1000 यानी 200 रुपए पर पेपर है। ठीक है ना, आप लोग को 5 पेपर कराया जाएगा। अभी 4 पेपर चल रहा है रेगुलर, और 1 पेपर शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है ना, तो ये 5 पेपर अभी चलेगा, और 1000 रुपीज आपको देना है इसी वीक। ठीक है, 2 दिन का डेमो क्लास है, उसके बाद सभी को देना है। ठीक है, तो अभी इस बात को ध्यान में रखिएगा, फ्री क्लास नहीं हो रही है ये वाली। ठीक है ना, जिनको गलतफहमी है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री क्लास में क्या है ना कि 2 बच्चे आएंगे फिर सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आज अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स देखेंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे आ रहा होगा, सभी को दिख रहा है, विजिबल है, सभी को विजिबल है ना, यस और नो? आप लोग बोल के बता सकते हैं कोई कंफ्यूजन हो? ओके, हाँ ठीक है। अब ये देखो पढ़ाई किस तरह से होगी ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है ना, टॉपिक कहाँ से आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो ये जो है आप लोग को, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने सिलेबस, ठीक है ना, ये हम लोग का पूरा सेमेस्टर का सिलेबस है। ठीक है, अब ये फर्स्ट यूनिट में आपको क्वेश्चन बैंक भी कराया जाएगा। ठीक है ना, हम लोग का ये टारगेट है कि आप लोग अगर एग्जाम देने जाते हैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, कितना भी खराब क्वेश्चन आए सारा क्वेश्चन को आप लोग बना करके आए, 80 में 80 अटेम्प्ट करिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव भी सारा चीज हम लोग कराएंगे इसके। हाँ, 80 क्वेश्चन रहता है ना आप लोग का। ठीक है ना, तो आप लोग को 80 मार्क्स का रहता है, जो आप लोग 75% जो एकदम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है उसको भी टच करिए। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि हम लोग का क्या प्रोसेस है। फर्स्ट चैप्टर जैसे ही शुरू हो रहा है ना, इसमें इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को करा देंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक हम लोग ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक बिल्कुल नहीं है, हम लोग है अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने की संभावना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? पहला टॉपिक है ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फर्स्ट नंबर चैप्टर। ठीक है,
ओवरव्यू है, देखिए ये वाला फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ जीरो, इसमें डिफिनेशंस और ये सब है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हाउ सॉइल इज फॉर्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। ये क्वेश्चन के फॉर्म में बताने से फायदा क्या होता है, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा। अभी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ने से क्या फायदा होगा कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हमको क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आता है, ठीक है। मैं अगर वो चीज पढ़ा दूंगा और आपको समझ में नहीं कि सर ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, इस वाले क्वेश्चन में 3 तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पहला क्या है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, यानी 4 मार्क्स वाले में ये क्वेश्चन भी रहेगा। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स क्या होता है, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में रहता है। सॉइल कैसे फॉर्म होता है, ये 2 क्वेश्चन को मिला करके आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना, ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। इसी को मैं अगर करा दूंगा तो इससे क्या होगा, एक साथ 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो गए, सॉल्व हो जाएंगे। ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ये 2 ईयर में नहीं आया, लेकिन इसके प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको देखिए करते कैसे, इसको सॉल्व, ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ये नोट्स बेसिक से जो स्टार्टिंग से बताया गया था। तो ये सब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया था। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है जिसको याद रखना है आप लोग को, कार्ल तरजागी के बारे में, ये फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स बोले जाते हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना। ऑब्जेक्टिव में जनरली हाँ ग्रुप में डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा नोट्स डाल देंगे आप लोग के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन वाइज आएगा, जो एग्जाम, हम लोग का मेन मोटो क्या है, एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छा लाना। टारगेट बैच का मोटो यही है कि एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छा लाना, ठीक है ना। तो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, जितना हम लोग को एग्जाम में पूछेगा उतना हमको पहले जान लेना है, ठीक है। रॉक मिनरल्स ये सब है, ये सबसे एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा कि सॉइल कैसे फॉर्मेशन होता है, यही से हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। सवाल हमारा यही है सॉइल कैसे बनता है, ठीक है। सॉइल क्या होता है ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ये है कि सॉइल कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करना है। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसके बारे में हमको समझना है, ठीक है ना। तो अब समझिए सॉइल क्या है, एक नेचुरल एग्रीगेट, आप लोग पढ़े हुए 3rd सेमेस्टर, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, गिट्टी, ठीक है ना। तो सॉइल क्या है, एक प्राकृतिक गिट्टी है, किसका बना होता है, जो मिनरल ग्रेन्स का बना होता है, ग्रेन्स मतलब रेसा, ठीक है ना, रेसा का बना होता है, जिसमें ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है पता है सभी को, जैविक, एक इनऑर्गेनिक होता है उसको बोलते हैं अजैविक, जैविक या अजैविक, ठीक है ना। जरूरी नहीं हो कि जैविक भी हो, उसमें बहुत सारे जैविक या अजैविक दोनों चीज का हो सकता है, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, पानी के कुछ मात्रा उसमें क्या मिलेगी, मिली रहेगी, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, पानी की कुछ मात्रा मिली रहेगी। तो ये जो पानी के साथ कुछ मिनरल्स वगैरह हो, वही क्या आ गया, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब बनता कैसे है, तो ये रॉक से बनता है, किससे बनता है, मिट्टी, सॉइल किससे बनेगा, रॉक से। रॉक क्या होगा, टूटेगा, रॉक क्या होगा, टूटेगा, तोड़ तोड़ के रॉक को, बड़ा बड़ा चट्टान दिखे होगी, पहाड़ को तोड़ तोड़ के दशरथ मान जी का नाम सुने हुए ना, वो क्या किए थे, पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिए थे। तो पहाड़ जब तोड़ेंगे छोटा छोटा वो टूट करके क्या होगा, सॉइल का फॉर्म बन जाएगा, धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये यहाँ से आंसर लिखना आप लोग चालू कीजिएगा, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ विदरिंग ऑफ रॉक डिक्रीज द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है ना, the mineral grains leads to disintegration of bigger mass and a small particles, this is called soil। ये बस 3 लाइन लिखिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये ऊपर भूमिका बांध रहे थे, लेकिन आंसर कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक का आंसर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। सॉइल फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग ऑफ बाय द पेरेंट रॉक, ठीक है। 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, या तो मैकेनिकल और डिसइंटीग्रेशन या केमिकल डिकम्पोजिशन। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया कि सॉइल किससे बनेगा, रॉक से, यानी पत्थरों से मिलकर बनेगा, ठीक है ना। अब ये पत्थर कैसे टूटेगा, 2 तरीके से टूटेगा, या तो हथौड़ी से मार मार के तोड़ दीजिए, या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन कीजिए। 2 तरीका है, या तो मैकेनिकल तोड़िए या केमिकल तोड़िए, यही 2 तरीके से हमारा जो रॉक है वो क्या बनेगा, सॉइल बनेगा, ठीक है। अब ठीक है, ये विदरिंग इसको एक्शन बोलते हैं, इसी को टूटने को क्या बोलते हैं, इसको एक्शन को विदरिंग क्या बोलते हैं, ये पूछ सकता हूं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड विदरिंग, ठीक है। अब 2 तरीके से विदरिंग होती है, अभी आपने जाना 2 तरीके से, क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 2 तरीके विदरिंग के बारे में बोल रहा है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल, 2 तरह का, एक फिजिकल और एक केमिकल, इन्हीं दोनों के बारे में एग्जाम में बहुत पूछता है। आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी दिखाएंगे, हर साल इस दोनों टॉपिक में से किसी एक में आ ही जाता है क्वेश्चन। तो अभी दोनों के बारे में समझते हैं।
टूटता कैसे है। मैकेनिकल वाला आइए पहले, जो मैकेनिकल ब्रांच के लोग हो गए वो लोग खुश हो जाएंगे कि देखो मैकेनिकल विदरिंग है, देखो ठीक है। लेकिन ये सब किसमें है, सिविल का पार्ट है। देखो मैकेनिकल विदरिंग रोल से क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो रॉक होता है ना, यहाँ पे मैंने देखो ये अंडरलाइन कर दिया, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इस चीज को बस ध्यान रखना है। मैकेनिकल विदरिंग में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल विदरिंग में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक्सपेंशन होगा और इसका मतलब क्या है, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, ये दोनों की वजह से क्या होता है, पत्थर टूट जाता है, पत्थर टूट जाता है। अब फैलेगा कैसे, कौन बताएगा, टेम्परेचर बढ़ने से फैलेगा, यस और नो, ये बताइए। टेम्परेचर बढ़ने से हमारा बढ़ेगा, बीके सिंह बताइए, ऋषभ, टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो रॉक है वो फैलेगा कि नहीं? यस सर। टेम्परेचर बिल्कुल फैलेगा। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, ठीक है ना, जब एग्जाम में पूछेगा कि मैकेनिकल विदरिंग क्या होता है, इसको समझाइए, तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैकेनिकल विदरिंग या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होगा इसका, इसी लिखा हुआ ना, इट इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल विदरिंग, इसी का दूसरा नाम क्या है, मैकेनिकल विदरिंग, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम है, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग फिजिकल एक्शन, पहला क्या है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ध्यान से समझना है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, ये फैलेगा, ये क्या होगा, फैलेगा। मैं याद रखने का भी ट्रिक बता दूंगा, आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो रॉक जो नेचुरल एग्रीगेट है, बहुत सारे जो होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब, मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, खनिज, ठीक है, बहुत सारे खनिजों से मिलकर के बना होता है रॉक, ठीक है। अब मिनरल्स क्या होते हैं, कोई जानते हैं मिनरल्स, मिनरल्स मतलब बहुत सारा जो केमिकल कंपाउंड, ठीक है ना, उनसे मिलकर के बनता है मिनरल्स, मिनरल से मिलकर बनता है पत्थर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, फैलना होता है, एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर चेंज के कारण। जब गर्मी होगी तो गर्मी होगी तो क्या होगा, फैलेगा, और ठंडी होगी तो सिकुड़ेगा। अभी सिकुड़ेगा और फैलेगा, इसके चक्कर में क्या होता है, एक्सपेंशन बड़ा कभी छोटा, इससे क्या होगा, टूट जाता है, क्रैक आने लगता है, जैसे इस वाले फोटो में दिख रहा होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेस लगा, इसको टेम्परेचर स्ट्रेस के कारण ये क्या हो गया, टूट गया। तो ये हमारा पूछेगा आपसे एग्जाम में कि फिजिकल इंटीग्रेशन किस किस कारणों से होता है, तो पहला हो गया चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा कारण है फ्रीजिंग वाटर, पानी के जमने के कारण क्या हो गया, उस पर फोर्स लगा, ठीक है ना, पानी के जमने के कारण। पानी के जमने के कारण कैसे होगा, तो मान लो इसमें पानी क्या हो गया, चला गया अंदर, सॉइल है, पानी इसके अंदर रहेगा ही, अब चले जाओ एकदम ठंडे प्रदेशों में तो क्या होगा, पानी वहां जाकर के जम जाएगा, और पानी जमता है तो एक चीज पता है, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम, पानी जमने के बाद वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ता है, बर्फ, पानी जमेगा तो क्या होगा, बर्फ वॉल्यूम बढ़ा देता है। देखते हो बोतल में पानी थोड़ा सा रखोगे इतना स्पेस बचा रहेगा, लेकिन बर्फ जम जाएगा तो पूरा का पूरा बोतल फूल जाता है, कभी कभी बोतल फट भी जाता है। ठंडे के दिनों में पाइप फट जाती है, जो सप्लाई वाली पानी की पाइप होती है ना, वो ठंड के दिनों में फट जाती है, क्यों, हाँ क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है अचानक, हाँ। तो पत्थर भी क्या होगा, बर्फ के पास इतना पावर है कि पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। तो देखो पहला चीज हम लोग टेम्परेचर, दूसरा फ्रीजिंग वाटर, तीसरा क्या है, जड़ के कारण। तो जड़ भी किसके कारण होता है, एक्शन ऑफ रूट्स, जैसे प्लांट वगैरह ग्रो कर रहा है, ये सब के कारण भी क्या होगा, टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा, एक्शन ऑफ जड़ वगैरह के कारण। एक होता है एब्रेशन, एब्रेशन का हिंदी क्या होता है, घिसना। एब्रेशन क्या होगा, जैसे पानी, हवा, ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के कारण क्या होगा, जैसे हवा बह रही है तो घिस रहा है, बारिश हो रही है, पत्थर पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर वगैरह के कारण भी क्या होता है, पत्थर टूटते रहते हैं, और टूटने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये चार को याद रखना है, किस कौन कौन सा, टेम्परेचर, और कौन सा याद रखना है, फ्रीजिंग, रूट, और क्या, जियोलॉजिकल, जैसे वाटर याद रख सकते हो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार कारणों से क्या इसको बोलेंगे, ये हो गया फिजिकल, ये क्या हो गया, फिजिकल हो गया। अब बात करते हैं केमिकल में, केमिकल से क्या होगा, तो केमिकल में देखो ये सब देख रहा है, ये पत्थर, ये मैंने फोटो इसलिए डाला ताकि आप लोग देख के समझ पाओ, ठीक है ना, ये फोटो गूगल से वगैरह से दिखाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये नोट्स में भी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हो पत्थर कैसे हो गया, बीच बीच में छेद हो गया, ऐसा लग रहा है एसिड डाल दिया इसके ऊपर। तो जी हाँ, बिल्कुल यही होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, बहुत सारा तरह का ऐसा क्ले होता है, रॉक होता है, जो कि
केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो उसमें से मात्र 5 जो है केमिकल याद रखना है। पहला केमिकल का नाम है हाइड्रेशन, ठीक है, प्रोसेस का नाम है ये, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पानी के कारण रॉक क्या होता है, रॉक मिनरल घुल जाता है उसमें, पानी के कारण रॉक मिनरल घुल जाता है। बहुत सारा ऐसा है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना पत्थर घुल जाता है, घुलता है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है। ये जनरली कहाँ होता है, जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब जहां पे नमी बहुत ज्यादा होता है, चूना पत्थर वगैरह ये सब, ठीक है, ज्यादा होता है। सूखा में ये कम होगा, जहां पे पानी ज्यादा होगा ना वहां पे ज्यादा डिकम्पोज होगा पत्थर, ठीक है। अब दूसरा है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब जैसे लोहा का कोई चट्टान है, लोहा का चट्टान, रॉक मतलब मिनरल मतलब समझते हो ना, जैसे Fe2O3 है मान लो, हेमेटाइट वगैरह क्या है ये सब, ओरो बोलते हैं इसको, ये भी क्या एक तरह के रॉक चट्टान ही होते हैं। तो ये सब से क्या होगा, ऑक्सीजन इसके कंबाइन करके इसको धीरे धीरे जंग लगा करके इसको खत्म कर देगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रॉक्स वगैरह आयरन जिसमें होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन के कारण केमिकल डिपोजिशन होता है। तो एक होता है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड काम करे, कार्बन डाइऑक्साइड, पहला में जल, दूसरा में ऑक्सीजन, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड। याद करने के लिए बता रहा हूं, ये केमिकल डिकम्पोजिशन आ सकता है, तो आपको पूरा नहीं याद रखना है, बस ये चारों का नाम, पांचों का नाम याद रखना है, जल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, बस ये याद रहेगा। आप लोग अपने से लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है ना, मेन याद रहना चाहिए पांचों का नाम, इसलिए मैं अलग से इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो इन सभी के कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उससे रिएक्शन कर देगा। जैसे लाइम स्टोन, चूना पत्थर है, चूना पत्थर क्या होता है, जल्दी से पानी में डिजोल्व हो जाता है अगर उसमें क्या रहेगा, कार्बोनिक एसिड रहेगा। कार्बोनिक एसिड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अगर घुला होगा ज्यादा, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं उसमें। तो इसके कारण क्या होगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब घुला रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, घुलनशील होता है, ठीक है ना। चलो, अब ये एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब जानते हो, घोल। मान लो किसी तरह का घोल रहेगा, उसको डिजोल्व कर सकते हैं, बहुत सारे पत्थरों को घुला देता है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा अम्ल होता है जिससे पत्थर क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। इन सभी के कारण क्या होगा, घुल जाता है। एक दो लाइन लिख दोगे इसमें भी तो आराम से निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। चलो, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन किसके लिए होता है, ये होता है मेटल्स के लिए, और हाइड्रोलिसिस होता है नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है ना। ये मेटेलिक आयंस को हटाएगा और ये नॉन मेटल्स के, जैसे एसिड और बेस मिलकर के क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं, उसी प्रकार, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो मिल करके क्या होता है, रिएक्शन कर करके हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसको, ठीक है ना। तो ये 5 तरह के प्रोसेस में हम लोग केमिकल, एक होता है H2O, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है किसी प्रकार का सॉल्यूशन, और पांचवा है हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन। ये पांचों को आपको याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इजिली से कर लिया, ठीक है। इतना लिख करके हम लोग आराम से 6 में से 6 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की, चट्टानों की जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है जी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बहुत ही आसान है इसका क्वेश्चन का जवाब। 3 तरीके से इसको बांटते हैं ना। कौन कौन सा रॉक होता है, कौन बताएगा हमें। रॉक जो है 3 तरीके से बांटते हैं, कौन कौन सा। पहला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ, पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीनों रॉक्स के क्या है, क्लासिफाइड है, यहाँ से भी लिख सकते हो। ये 3 तरह के जो है, ठीक है ना, रॉक्स जो होगा वो पृथ्वी के सरफेस पे पाए जाते हैं, अंदर भी ऊपर भी, बहुत सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में, इग्नियस रॉक्स जो होता है वो प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, जो मैग्मा के कारण बनते हैं। किसके कारण, कूलिंग ऑफ मोल्टेन मैग्मा क्या होता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट से, देखो यहाँ नीचे मैंने दिया हुआ है फोटो, ये ज्वालामुखी बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, ये मैग्मा पिघला हुआ है। ये क्या होगा, विस्फोट होगा तो बाहर मैग्मा निकलेगा। कभी कभी क्या होगा, अंदर भी मैग्मा जमा हो जाता है, पूरा बाहर नहीं निकल पाता, अंदर भी जमा हो पाता है। तो 2 तरह का इग्नियस रॉक होता है, जो बाहर निकल गया उसको एक्सट्रूसिव, ये सब देखो काला काला है ना, ये मैग्मा ठंडा होकर के काला काला हो गया, ये सब सारा मैग्मा ही है, ये सब क्या है, मैग्मा ही है जो काला हो गया है ठंडा होने के बाद, ठीक है ना। जितना भी पहाड़, इसके ऊपर भी पेड़ पौधा उग जाएगा, पेड़ पौधा उग जाएगा तो जंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तरह का, जो ऊपर हो गया उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, और जो नीचे रह गया उसको इंट्रूसिव बोलते हैं। तो दोनों का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये सब क्या हो गया, इंट्रूसिव हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, इंट्रूसिव, ठीक है।
ये सब इग्नियस रॉक का एग्जांपल है, बेसाल्ट, डोलोराइट, ग्रेनाइट। देखने के लिए मैंने दिखाया कि कैसा होता है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये सब से नहीं आता है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, एग्जाम में क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहेगा, बस एमसीक्यू क्या रहेगा, पूछेगा ग्रेनाइट कौन सा चट्टान है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, जल्दी से जवाब दीजिए, या इनमें से ऑल इग्नियस है, बिल्कुल सही जवाब। तो हाँ, तो 4-5 जो रॉक है बहुत ही फेमस है। मैं ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो आप लोग को करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव एकदम गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। पिछले सेमेस्टर में भी बहुत लड़का 18 एग्जाम के बाद हम लोग डिस्कस करते थे, 18 ऑब्जेक्टिव सब लोग सही मार के आते थे, सारे ऑब्जेक्टिव मैच कर जाते थे, ठीक है ना। ठीक है, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ये सब क्या होते थे, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये कब बनते हैं, जब डिसइंटीग्रेट होता था या डिकम्पोज होता था कोई भी रॉक, ठीक है ना, कहीं से आया डिकम्पोज हो गया रखे रखे, तो वो सब क्या बनता है, एक लेयर से दूसरे लेयर, देख लो इस तरह का लेयर बन गया, ये सब क्या है, एक तरह से लेयर बना हुआ सब, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे ऊपर चढ़ गया, तो इस तरह के रॉक को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री, परतदार चट्टान। हिंदी में क्या बोलते हैं, सब लोग पढ़े होइएगा, परतदार चट्टान। हाँ, अवसादी, बिल्कुल बिल्कुल, अवसादी चट्टान, ठीक है, दो नाम है इसका, अवसादी चट्टान, ठीक है ना। इसमें सिलिकियस मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इग्नियस को, जल्दी से बताओ, आग्नेय चट्टान। इसको क्या बोलते हैं, आग्नेय। फर्स्ट नंबर चैप्टर बहुत आसान है बाबू, ठीक है ना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसमें हमको नहीं लगता किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही होगी समझने में। और लास्ट वाला चट्टान का नाम क्या है, मेटामॉर्फिक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरित। इसके बाद वाले चैप्टर्स में पसीने छूटेंगे आप लोग को, ठीक है ना। अभी तो मजा आ रहा होगा स्टार्टिंग में कि सर ये सब तो आता ही है, खूब पढ़े हैं सर, बचपने से ही सब पढ़ रहे हैं। रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान, इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित चट्टान, ठीक है ना, कायांतरित चट्टान, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, मार्बल, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन, जो पीला वाला भाग है बस वही याद कर लेना, ये हो जाएगा। इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर और शेयरिंग स्ट्रेस पड़ता है ना, तो ये क्या अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक बन जाता है, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ये क्या, ये पहले ये था, अब ये बन गया, मेटामॉर्फिक हो गया। अब जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सब क्या है, तीनों टाइप के रॉक को हमने बांट दिया है। तो ये तीनों, ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी कंप्लीट हो गया, ज्योलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। मैं नोट्स दे दूंगा, आप लोग चाहिए तो एक जगह आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये क्या होता है भाई, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, समझिए इसको, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है किसी को या कंफ्यूजन हो रहा है, ये बताओ पहले, ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना। क्लियर। इंग्लिश में याद नहीं होता, अभिषेक जी का तो बहुत दिन से प्रॉब्लम सुन रहे हैं कि इंग्लिश में याद नहीं होता। हिंदी मेरी समझ में आती है अभिषेक जी, आपको हिंदी मेरी समझ में आ रही है कि नहीं, हम आपको हिंदी में ही रटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको हिंदी में रटाएंगे, आप हिंदी में ही एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। चलिए, रेसिडुअल मतलब देखो, मैं हिंदी सबका लिख रहा हूं, मैं अभिषेक जी के लिए इतना कर रहा हूं, मैं हिंदी सबका लिख रहा हूं और हिंदी में बोल भी रहा हूं। रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, कुछ बता सकते हैं या फिर मैं बताऊं, ठीक है ना। इसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड को स्थानांतरित मिट्टी, स्थानांतरित मिट्टी, ठीक है ना। रेसिडुअल को बोलते हैं स्थानीय मिट्टी, स्थानीय मिट्टी। जैसे हम काम करने के लिए कहीं दूर चले गए तो हमको स्थानांतरित बोला जाएगा, और हम जहां हैं वहीं पे काम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे स्थानीय है। वैसा मिट्टी जो जहां पे वो बना था, ओरिजिनेटेड था, वहीं पे आज भी है, जहां से उत्पत्ति मिट्टी का वहीं से हुआ है, उसको कहेंगे रेसिडुअल सॉइल। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो पहले यहाँ ज्वालामुखी था, धीरे धीरे यहीं पे मिट्टी, यहीं पे पूरा क्या हो गया, बराबर हो गया, तो उस तरह की मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। लेकिन ट्रांसपोर्टेड मिट्टी वैसी मिट्टी है जो बना है कहीं और, पहुंच गया है कहीं और, जैसे गंगा के नदी के किनारे मिट्टी। क्या गंगा नदी किनारे की जो मिट्टियां हैं वो यहीं की है, बिहार के किनारे जो है पटना की जमीन की मिट्टी, क्या पटना की है, नहीं, वो कहीं दूर हिमालय से आई हुई मिट्टियां हैं, वो वहां पे शिवालिक की पहाड़ियां, जहां पे गंगा, जहां से गंगोत्री निकलती है, वहां से मिट्टी, वहां से चट्टानों को बताए थे ना, चट्टान रॉक कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, कैसे टूटता है, पानी से, पानी बार बार वहां से बह रही है तो धीरे धीरे क्या होगा, अपर्दन होगा, अपर्दन होते होते क्या होगा, पत्थर जो है वो पानी के साथ जाते जाते बहुत जगह देखते हो नीचे नीचे बालू जमा, रेत जमा रहता है नदी के रेत नीचे, वो कहाँ से, वो सब ट्रांसपोर्टेड है, वो वहां की मिट्टी नहीं है, वो कहीं और से आई हुई नदी के धारा में बहती हुई चली आ रही है,
ट्रांसपोर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो तुमको भी कुछ भेजना होगा ना, तो चले जाना मिट्टी, यहाँ से तुम पटना में देना किसी को पार्सल, नदी बहते हुए पार्सल तुमको पहुंचा देगी, जहां पहुंचाना होगा वहां पहुंचा देगी, रास्ते में सब खाते पीते चलेगा। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल मतलब इसको कौन लेके जाता है? सिर्फ पानी ही नहीं लेके जाती है, हवा भी लेके जाती है। क्या होती है? जैसे हवा, पानी, ठीक है ना, बहुत तरीके से, ग्रेविटी, ये सब के कारण क्या होगा, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब बोलोगे सर हम लोग एक थैला में करके ले जाएंगे, उसको भी ट्रांसपोर्टेड कहेंगे? नहीं, उसको ट्रांसपोर्टेड नहीं कहेंगे। ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है ना। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। इसमें पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मतलब जो एक्चुअल में पहले से था जहां पे, वो ओरिजिनल बेडरॉक वहीं पे रहता है। रेसिडुअल में, स्थानीय मिट्टी में क्या है, जहां जो ओरिजिनल बेडरॉक हुआ, बेडरॉक मतलब चट्टान, बेडरॉक मतलब चट्टान, जो ओरिजिनल चट्टान है, मटेरियल भी क्या होगा उसी का। जैसा मान लो ये चूना पत्थर अगर चट्टान, तो वहां की मिट्टी भी कैसी होगी, चूना पत्थर जैसी मिट्टी होगी। और इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लो कि नीचे बेडरॉक होगा चूना पत्थर, ऊपर होगा केवाल मिट्टी, समझ रहे हो ना। इस तरह से मिट्टी क्या होगा, मिनरल जो होगा बेडरॉक से अलग होगा। बेडरॉक का जो मान लो मिनरल कुछ और होगा, इसका मिनरल सेम होगा। दोनों में क्या होगा, मिनरल सेम होगा जो रेसिडुअल है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 3 चीज याद रखिएगा। एक में इसमें परिभाषा लिख देंगे, दूसरा में इसका रॉक के बारे में लिख देंगे, फिर इसका मिनरल के बारे में लिख देंगे, और एक आधो को एग्जाम्पल दे देंगे, पटना वाला एग्जाम्पल दे देंगे कि पटना में जो गंगा नदी किनारे है ना, वो आ जाएगा, ठीक है ना। बस 3 भी लिख दोगे तो 4 में 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। ये हर साल एक क्वेश्चन रहता है बाबू, मजाक नहीं कर रहा है। 7 में से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 20 में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन में से एक रहता है। इस सातों को आप लोग को रट जाना है। कैसे रटना है वो हम रटा देंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना, ठीक है, वो कर देंगे, ठीक है ना। चलो ये देखो, जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा एलुवियल सॉइल, इसको इंग्लिश में रटना पड़ेगा अभिषेक बाबू, ठीक है ना। इसका हिंदी नहीं कर सकते हम, ठीक है। चलो जिसको हिंदी आएगा अपने दोस्त लोग से पूछना। एलुवियल सॉइल किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? ये होता है पानी के द्वारा। जनरल वाटर जो होता है ना, नदी वदी वाला, एलुवियल सॉइल, इसको रिवर वाटर भी बोलते हैं बहुत लोग। एलुवियल सॉइल किसके द्वारा? वैसा मिट्टी जो नदी का पानी बहा के ला जाता है, उस मिट्टी का नाम हम लोग क्या बोलेंगे, एलुवियल। लकेस्ट्राइन सॉइल, वैसा मिट्टी जो झील लेके जाएगा, झील के अंदर अगर वो सॉइल मिल रहा है झील के आसपास, उसको कौन सा मिट्टी बोलेंगे, जल्दी से बताओ। लकेस्ट्राइन, उसका नाम क्या है, लकेस्ट्राइन। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछेगा कि वैसा मिट्टी बताओ जो लकेस्ट्राइन सॉइल किसके द्वारा ढोया जाता है। ये सब फिजिकल एजेंसी है, ये सब क्या है, वाटर, लेक, सी, एयर, ग्लेशियर, ग्रेविटेशन, ये सब फिजिकल, ये सब ढोने वाला है, मिट्टी को एक से दूसरे जगह ले जाता है। पूछेगा लेकेस्टाइन कौन ढोता है जी, नाम बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। लेक, झील, लेक का हिंदी में क्या बोलते हैं, झील। मैरीन, मैरीन कौन रहता है, समुद्र, समुद्र के किनारे जो देखते हो बहुत सारा रेत उतराता है, वो सब कहाँ, कहीं दूर दूर से रेत देखते हो लेके आ जाता है, तो मैरीन सॉइल हो गया। वो क्या हो गया, सी। एओलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में पूछ जाता है। एओलियन, एलियन जैसा नाम है, एओलियन। एओलियन मतलब हवा या विंड, दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा उसको मार दोगे। इसका एक स्थानीय नाम भी दिया है जिसको बोलते हैं लोएस। हवा से बहकर आई गई मिट्टी को लोएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोएस। उस मिट्टी का नाम एओलियन भी बोलते हैं, लोएस भी बोलते हैं। लेकिन बहा के कौन लाया है, विंड। पूछ देगा कि लोएस किसके द्वारा बहा के लाया गया, पानी की, हवा, तो क्या मारोगे, बताओ। एमसीक्यू बहुत पूछता है इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा, हाँ ठीक है ना, ये पूछता ही है। एक आता है ग्लेशियर के द्वारा धोने वाला, ग्लेशियोफ्यूगल सॉइल बोलते हैं इसको, ग्लेशियोफ्यूगल सॉइल। ये बहुत कम पूछता है ग्लेशियर वाला, लेकिन ये पूछता है ग्रेविटेशन वाला है कोलुवियल। एलुवियल, एओलिन और कोलुवियल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलुवियल का ग्रेविटेशन, इसका दूसरा नाम क्या है, टेलस। और ग्लेशियर वाला, हाँ, इसको बोलते हैं टील या ड्रिफ्ट्स। ड्रिफ्ट्स वाला बहुत नाम पूछता है ठीक है ना। ड्रिफ्ट्स किसका है, ग्लेशियर का। रट लेना इसको, इसको कोई उपाय नहीं इससे बचने का। अब क्या है, पीट सॉइल। पीट सॉइल किसका है, ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल, सब्जी, साग सब्जी सड़ जाता है, जो मिट्टी बनता है ना, उसको कहते हैं पीट सॉइल। तो ये ट्रांसपोर्टेड नहीं है, रेसिड्यूअल ही है। ये क्या है, जनरली इसको रेसिड्यूअल सॉइल ही मानते हैं।
लेकिन ये नाम पूछ देता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ये देख लेना, पिछला साल पूछा था आप लोग का, 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था कि पीट सॉइल क्या है, तो डीकेई ऑर्गेनिक वेजिटेबल से बनता है। ठीक है, तो सॉइल कैसा लगा आप लोग को? सॉइल मोटा मोटी ठीक ठाक लगा आप लोग का? एक चैप्टर का यस भी जो सर। आसान, सबसे आसान चैप्टर है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। हमको लगता है कि क्वेश्चन आएगा आप लोग एकदम खुश हो जाइएगा कि फर्स्ट चैप्टर से सर क्वेश्चन पकड़ा के आएगा। 10 नंबर का पूछेगा तो 10 में 10 बना के आ जाइएगा। 6 नंबर का ये, 4 गो ऑब्जेक्टिव या छोटका एगो क्वेश्चन पूछ देगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्टिव भी दिखाएंगे और क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस वाला भी दिखाएंगे सब। ठीक है ना? अब 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट करके 10 20 10 में ज्वाइन कीजिए, ठीक ना? हम लोग मॉस करेंगे अभी, ठीक है? क्लास एग्जिट कर रहे हैं, सब लोग ज्वाइन कीजिए। के लिए तो मैं
ज्वाइन फास्ट। ज्वाइन फास्ट। ओके, ऐसा ही आप लोग को कैसा लग रहा है ये बताइए। कुछ लग रहा है कि फायदा होगा? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, 1-2 मिनट, तब तक सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ना ही आएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया गया ये सब क्वेश्चंस को, ठीक है ना। टोटल जो वैसा ही क्वेश्चंस रहेगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, एसएससी का मेंस में भी, ठीक है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर चैप्टर से मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने टाइप के नोमेरिकल आ सकते हैं, सारा आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा है इससे फायदा होगा? मुझे तो लग रहा है कि बहुत फायदा होगा आप लोग को। जो लास्ट टाइम में रिवीजन भी करना चाहते हैं उन लोग के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है ये, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं मॉस की, ठीक है ना। ठीक है, मॉस का क्वेश्चन अभी आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ये हो गया मॉस का क्वेश्चन, ठीक है। सॉम मॉस, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, चैप्टर 1। देख के डर लग रहा होगा आप लोग को, बट डरने की कोई बात नहीं है, सारा चीज कराया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। सॉम में क्या है, चैप्टर फर्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन है। मैं इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ आप लोग को, ठीक है ना। इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा चीज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा चीज है इसमें, ठीक है। लेकिन सारा चीज को आपको बेसिक से समझाया जाएगा, जैसे कि रिवीजन क्लास में कराते एकदम आप लोग को। ये जो है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें सारा चीज का जो देख रहे सारा डिफिनेशन ये हर एग्जाम में आता है। हर एग्जाम का स्टार्टिंग का जो है ना, एक तो डिफिनेशन वाला, इस टर्म को डिफाइन कीजिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस बताइए। ये सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर में वही है, बस वही है। नोमेरिकल है छोटा छोटा, वो भी करा देंगे आप लोग को, ठीक है ना। तो मुश्किल से इसमें 23-24 पॉइंट है जिसको याद करना पड़ेगा। पूरे सॉम का सबसे बेसिक चीज है, ठीक है ना। और इसमें मैंने दोनों चैप्टर का बना दिया। चैप्टर 2 में बस इतना ही छोटा 5 पॉइंट है, और ये 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चैप्टर 1 में देखिए क्या है, ठीक है ना। सारा चीज कराया जाएगा, नोमेरिकल भी अलग से कराया जाएगा, इसलिए ठीक है ना, धैर्य बना के रखना है, ठीक है। शुरू करें, आप लोग की संख्या थोड़ी कम है अभी, ठीक है। चलो स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का चैप्टर है। किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ डाउट है अभी? एनीवन? ठीक है सर, पूछ सकते हो। हाँ बोलो ऋषभ, हाँ बोलो। कोई डाउट नहीं सर। चलो ठीक है, अभी हम लोग जो बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इन सभी का ऐसा क्वेश्चन है जिनको जानना जो है ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिनको जानना क्या है, बहुत सारे नए स्टूडेंट अभी ज्वाइन होना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो देखो,
इन सभी टर्म्स के बारे में जानना है। अगर एक जगह मिल जाए कितना बढ़िया रहता है। फालतू के फोर्स क्या ये जो कुछ जो पता है वो उसको दोबारा जानने से कोई फायदा नहीं है जी। लेकिन जो ये एग्जाम में पूछता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टोटल 13 है, 2 एक्स्ट्रा है इसमें। टोटल 13 पॉइंट्स को हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। टाइम जितना भी लगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को पूरा 13 के 13 जानना है, क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, मैं अभी प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ आप लोग को। एग्जाम में ये सब जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ। आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वो कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर तो खैर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। तो अब एक एक करके हम लोग चलते हैं, सारे डिफाइन करते हैं सारे वर्ड्स को, इलास्टिसिटी से शुरू करके सारा। ठीक है ना, रेडी, चलो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, सॉइल खत्म कर देते हैं। ठीक है, मॉस में देखो, ठीक है, ये सब सारे जो है ना, ये सब सारे जो है ना, नोट कर लो बाबू। ये देखो स्टार्टिंग में क्या क्या हमने बताया था अपने बेसिक्स में। मैकेनिक्स क्या होता है, बॉडी क्या होता है, लोड्स क्या होता है, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ, ये सब के बारे में बताया था। लेकिन ये सब का एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी क्या होता है ये जान लो। रिजिड बॉडी मतलब जिसमें शेप और साइज कभी चेंज नहीं होता जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स ना लगाए, वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी कहता है। जैसे कोई पत्थर रखा हुआ वो क्या एक तरह का रिजिड बॉडी, हम भी क्या एक रिजिड जब तक हम पे कोई फोर्स नहीं लगा। फोर्स दो तरीके से लगता है, कॉन्टैक्ट, एक नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जिसको छू करके फोर्स लगाते हैं, ये सब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जैसे जिसमें ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, मैग्नेटिक, ये सब नॉन। इसके अलावा भी फोर्स क्या होता है, बहुत सारे तरह के फोर्स होते हैं। फोर्स बहुत सारे तरीके होते हैं, नॉर्मल, अप्लाइड, फ्रिक्शनल, टेंशन, स्प्रिंग, रेजिस्टिंग। नाम आप लोगों ने लगभग सुना होगा, लेकिन एग्जाम में बहुत ये जो पांचों का लोड है ये बहुत पूछता है। टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, शियर क्या होता है, टॉर्सन और कंबाइंड। ये 5 तरह का इंपॉर्टेंट, ये 3 और ये नीचे वाला 2, 5, ये 5 जो है ना 5 फोर्सेस बहुत पूछता है। एक एक करके देख लेते हैं ठीक है, क्योंकि ऐसे ये आप लोग को जनरली नॉलेज के लिए दे रहे हो। टेंशन में क्या होगा, टेंशन का मतलब क्या होता है, नीचे सबका फोटो बनाया हुआ। टेंशन मतलब जब किसी मटेरियल को लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। टेंशन फोर्स लगने का एक नियम होता है, क्या होता है इसका, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों तरफ पूरा लगेगा। ये इस तरह से भी लग सकता है, ये ऐसे 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 करके क्या होगा, टेंशन फोर्स लग सकता है। ठीक है, कोई एक पॉइंट लोड पे भी लग सकता है और एक यूडियल टाइप का भी, ये इसको क्या बोलेंगे, टेंशन, जिससे स्ट्रेच हो, बॉडी क्या हो जाए, खींचा हो जाए, लंबाई में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, बढ़ जाए, वो हो गया टेंशन। कंप्रेशन क्या हो गया, टू पुशिंग या अपोजिट फोर्सेस, जिससे क्या होता है, स्क्वीज, दबे, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंप्रेस हो, दबे, ठीक है ना, उसके लंबाई में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, छोटा हो जाए, लेकिन क्रश्ड ना हो। क्रश्ड नहीं हो मतलब चूर चूर ना हो, ठीक है ना। शियर क्या होता है देखो शियर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज करते हैं। तो शियर फोर्स हमेशा याद रखना, इसमें भी टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इसका लाइन ऑफ एक्शन कभी भी सेम नहीं होता है। इसका लाइन ऑफ एक्शन कभी भी सेम नहीं होता है, एक ऊपर से लगेगा एक नीचे से, इसीलिए इसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। इसको ऊपर से न लगा करके इसको सरफेस पे लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया है, टेंजेंशियल। क्यों टेंजेंशियल, क्योंकि ये वस्तु से सट करके भी लगता है, ठीक है ना। जैसे कागज है, कागज को ऐसे करके सटा करके रख सकते हो। जैसे इस तरह का इसका एग्जांपल ले लो, ये क्या हो गया, इस तरह से ऐसे करके सट करके लगता है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से करके ऐसे सट करके लगता है, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया, टेंजेंशियल फोर्स हो गया, ठीक है ना। टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं इसको, या शियर फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पूरे जो मॉस में ना इस वर्ड का नहीं शो कर रहा है सर, एक सेकेंड, हाँ बोलो, ये स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अच्छा एक सेकंड रुको, स्क्रीन विजुअल कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी दिख रहा है सभी को, ठीक है चलो। सही है सर, दिख रहा था पहले भी। पहले भी दिख रहा था ना, चलो ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। फोर्स के बारे में बता रहे थे, ये 5 फोर्स के बारे में एकदम याद रखना। पहला टेंशन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा बेंडिंग, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रेस का भी काम करेगा, प्रेशर का भी काम करेगा,
ये पांचों के बारे में याद रखना है। कौन सा? टेंशन, कंप्रेशन, बेंडिंग और शियर टॉर्सन। ठीक है, टेंशन समझ गए, टेंशन जानते ही हो सब लोग, कंप्रेशन भी जानते हो। मेन शियर में क्या दिक्कत था कि ये क्या होता है, सट के लगता है, किसी बॉडी से क्या लगेगा, ये सट करके लगेगा, इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये सब देखो, शियर के कारण ही क्या होता है, कोई बॉडी कट जाता है। क्या होता है शियर का काम, क्या होता है इसका? देखो, पुल और पुशिंग दोनों में से कोई सकता है, क्लोज टू ईच अदर होगा, एक दूसरे से क्या होगा, क्लोज होगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक होता है मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, ये इसको टर्निंग फोर्स भी बोलते हैं। मोमेंट को क्या बोलते हैं, टर्निंग फोर्स। टर्निंग फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी को रोटेट कर देता है, इसको रोटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, टर्निंग फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, रोटेशनल। इसमें क्या होता है, किसी डिस्टेंस पे जाकर के फोर्स अगर लगा दो, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कोई फिक्स है और एक किस डिस्टेंस पे जाकर के, मान लो ये पेन मैंने यहाँ से पकड़ लिया है, इस कॉर्नर से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये पेन रोटेशन कर जाएगा, मतलब नीचे की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, मोमेंट समझ गए ना। ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोटेट करने का कोशिश करे, उस बॉडी से क्या होगा, किसी लाइन ऑफ एक्शन से, किसी मोमेंट आर्म इसको बोलते हैं। इस दूरी को क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म। इसी को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत बार बोलते थे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट बराबर, याद है ना सभी को फॉर्मूला, मोमेंट बराबर फोर्स इनटू, बहुत एसएफडी बीएमडी में तो भर भर के यही बार बार बोलता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, याद है ना सभी को। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, उसके सेंटर से लिया जाता है, बॉडी के सेंटर से। ठीक है ना, अब मान लो बॉडी बहुत लंबा चौड़ा है तो उसके सीजी से नापा जाता है। ठीक है ना, अब सीजी एमआई ये सब पढ़ना है आप लोग ने अभी ठीक है, शुरू किया था, फिर भी करा देंगे। अब बात करते हैं बेंडिंग। ये तो हो गया मोमेंट, अब बेंडिंग क्या होगा, तो ये जो फोर्स के कारण क्या होगा, जो मोमेंट के कारण क्या होगा, मोमेंट जो फोर्स लगा उसके कारण बॉडी में जो चेंजेस आ जाता है, उसके कारण क्या बोलते हैं, उसको बेंडिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, ये किताब है, ये बीच में क्या लगेगा, बीच, ये दोनों एंड से फिक्स्ड है और बीच से क्या होगा, किताब का वजन या किस, ये पूरा रेक पे क्या होता है, दब जाता है। कपड़े पे तुम ऐसे कर दोगे तो बीच में क्या होगा, बेंड कर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बेंडिंग। अब एक आता है टोर्सन या ट्विस्टिंग। टोर्सन या ट्विस्टिंग क्या होता है, जब किसी को रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, क्या होता है, टर्निंग फोर्स लगाते हैं, और क्या करते हैं, उसको एक डायरेक्शन में क्या होता है, एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिए और एक रोटेशनल फोर्स लगाते हैं। जैसे ये पाइप है, इसको ऐसे करके मोड़ दिए, मरोड़ दिए, हाथ को ऐसे पकड़ के मरोड़ दिए, तो क्या बोलते हैं, उसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। तो 5 प्रकार के फोर्स एकदम याद रखना, एक कंप्रेशन, टेंशन, शियर, बेंडिंग और टॉर्सन। ठीक है, ये 5 तरह का फोर्स है, जवाब पे रखना, क्योंकि सारा जो फोर्स बाद में क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। ठीक है ना, चलो एक्सियल लोडिंग क्या होता है, जो किसी सीजी के लाइन ऑफ एक्शन से उसके क्या होता है, क्रॉस करता है, एक्सियल लोडिंग कहलाता है। ठीक है ना, सीजी से पास करेगा, ठीक है ना, एक्सियल लोडिंग। और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, जो उसके एक्सिस लोड के क्या होता है, परपेंडिकुलर, बॉडी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है। ट्रांसवर्स क्या लगता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है ना, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, लैटरल लगता है। ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लैटरल क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्या क्या इलास्टिसिटी, हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना। पहला टर्म क्या था, अब देखो यहाँ पे सारा स्ट्रेस है, ये सब में क्या है, सारा स्ट्रेस और स्ट्रेंथ था। पहले फोर्स समझ लिए हम लोग, अब स्ट्रेस और स्ट्रेंथ समझो। ठीक है ना, नोट्स मिल जाएगा सारा का। पहला इलास्टिसिटी, ठीक है ना, अब किसी भी बॉडी का, ठीक है ना, अब इलास्टिसिटी को ऐसा समझ लो, ठीक है ना, छोटा सा एक टर्म से समझा देता हूँ, फिर हम लोग इसको करेंगे। देखो क्या होता है, रबड़, सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, रबड़। हम लोग जब भी इलास्टिक वर्ड यूज करते हैं ना, हम लोग के दिमाग में क्या आता है, रबड़। ठीक है ना, वो पेंसिल मिटाने वाला रबड़ नहीं, वो रबड़ बैंड वाला, ठीक है ना, जिससे कोई सामान बांधते हैं, रबड़ बैंड। ठीक है ना, समझ हो ना तुम लोग, सबसे पहले दिमाग में यही आता है, रबड़ बैंड। ठीक है, तो ये जो रबड़ बैंड होता है, इलास्टिक बोलने का वर्ड सबसे पहले दिमाग में यही होता है। ठीक है ना, प्रचार में भी दिखाता है, बहुत लोग प्रचार भी देखते होंगे, बहुत इलास्टिक है अंडरवियर, ये सब प्रचार में दिखाता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है ये समझो, लोग परिभाषा नहीं बताते, परिभाषा समझो। इलास्टिसिटी एक्चुअल में होती क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ओरिजिनल लंबाई से तुम अगर इसमें बढ़ा दो, फोर्स लगा करके, अगर फोर्स लगा करके तुम उसकी लंबाई में परिवर्तन कर दो, वो
ऑब्जेक्ट वापस में अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाना चाहिए। कब? जब फोर्स हटा देते हैं। क्लियर हुआ? फोर्स लगाए तो बॉडी इलोंगेट किया, जो हुआ छोटा भी हो सकता है बॉडी। मान लो इलास्टिक बॉडी को अगर दबाएंगे भी तो वो छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे, उसपे फोर्स पूरा हटा दिए, तो ओरिजिनल पोजीशन में, यानी लंबाई एल है, अगर पहले उसकी लंबाई एल थी और बाद में कुछ एल प्लस डेल्टा एल हो गई, लंबाई जो जुड़ गई घट गई, उससे मतलब नहीं है। अगर लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल हो गई फोर्स लगने के बाद, जैसे ही वो फोर्स हटा दिए, उसमें ओरिजिनल एल ही होना चाहिए। यानी अगर 1 मीटर है, 1.0 मीटर है पहले ओरिजिनल में, फोर्स लगने के बाद ये होगी 1.05 मीटर, और फोर्स हटाने के बाद उसको वापस से 1.00 मीटर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो 1.003 मीटर हो गया, तब ये पूरी फुल्ली इलास्टिक नहीं बोला जाएगा। इसको फुल्ली इलास्टिक नहीं बोला जाएगा, इस मेथड को फुल्ली इलास्टिक नहीं बोला जाएगा। इलास्टिक है क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन में आया, बट पूरी तरह से नहीं आया। ये चीज को अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज रबड़ में देखा जाता है। क्योंकि रबड़ को फैला दिया, 2-3 दिन तक वैसे ही रख दिया फैला करके, जब छोड़ देते हैं रबड़ को, देखते हो रबड़ बड़ा ही रह जाता है। ये चीज देखियो कि नहीं, कि एडजस्ट उस पोजीशन में पूरा का पूरा उस पोजीशन में उस लंबाई को नहीं प्राप्त कर पाता है। ठीक है, इलास्टिक तो है, कोशिश तो कर रहा है कि हम पहले जैसा पुराना स्थिति पे आ जाए, लेकिन पूरी की पूरी तरह से नहीं आ पाता है। ठीक है ना, फिर भी जो नॉर्मल कंडीशन में। तो बोलो भाई ऐसा कौन सा मटेरियल है जो फुल्ली इलास्टिक है? सबसे बेस्ट इलास्टिक मटेरियल का नाम बताओ। ये एग्जाम में हर साल आता है, हर साल की भांति इस साल भी क्वेश्चन आएगा। बेस्ट इलास्टिक मटेरियल का नाम बताओ। मैं दे रहा हूं, ग्लास, प्लास्टिक या रबड़ जिसको बोलते। अरे बात, तुम लोग तो टैलेंटेड हो गए। स्टील ऑप्शन दे दे, चलो ठीक है, स्टील हो गया या आयरन हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टील। स्टील में क्या होता है? कार्बन रहता है, सब बताऊंगा मैं। कार्बन और क्या रहता है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा मुझे? कार्बन और क्या रहता है? आयरन रहता है, और क्या रहता है? थोड़ा सा निकेल वगैरह भी रहता है। ठीक है ना, निकेल, क्रोमियम, ये सब थोड़ा थोड़ा रहता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम रहता है। ठीक है ना। मिश्र धातु याद है ना जी? किसी को पता है कांसा का किसका मिश्रण है? जल्दी से बताओ। कांसा, पीतल, सब याद है? यस सर। जल्दी बताओ, कांसा किस किस से मिलकर बना होता है? कैसे तुम लोग डिप्लोमा पास कर गए जी? ये सब तो पूछता है एंट्रेंस में, भूल गए? कॉपर प्लस आयरन, कॉपर। हाँ हाँ, ये बताओ, इसका कांसा का बताओ ना। आयरन कॉपर नहीं होता है। कॉपर। हाँ, इसका भी बताओ। कॉपर दोनों में कॉमन रहता है, इतना बता दिए। अब बताओ। जिंक। जिंक। हाँ, और इसमें टीन। ठीक है ना, ये सब रटा दूंगा मैं, ये सब मैं रटा दूंगा सबको। ठीक है ना, तुम ये सब के लिए टेंशन मत लो। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन रटा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है ना। इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है ना, जब टीका डच बेल। ठीक है ना, सारा जितना भी तरह का मिश्र धातु है ना, सारा का एक ट्रिक बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तब सारा मिश्र धातु ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। पिछला बार आता था ना जी सर्वेइंग में, कि बताओ एक कौन सा इन्वार टेप आता था, किसका किसका मिश्रण है, याद है सभी को? इन्वार टेप। उस तरह से ही सारा जो बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलो, इलास्टिसिटी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, एबिलिटी है मेरा बॉडी का एबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या है? किसी का गुण है, एबिलिटी है किसी बॉडी का। बॉडी मतलब किसी भी बॉडी का, बॉडी मतलब शरीर नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको बॉडी बोलते हैं। विज्ञान की भाषा में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बोल करके बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना। बॉडी मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर, बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसको बॉडी बोला जाता है। तो एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट, हिंदी में सुन लो। अभिषेक कुमार, तुम हो के चले गए? अभिषेक कुमार, चलो ठीक है ना। चलो, अभिषेक कुमार ने बता दिया था ना, जिंक कॉपर। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। तो किसी रेजिस्ट करना, रेजिस्ट मतलब रुकावट, रोकना। डिस्टॉर्टिंग मतलब उसको बर्बाद होने, डिस्टॉर्टिंग का मतलब ऐसे उसका विकृति, इसको हिंदी में बोलते हैं। विकृत मतलब बड़ा होना, छोटा होना, ये सब। ठीक है ना। इन्फ्लुएंस टू स्ट्रेस टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है ना, देखो। ठीक है ना, व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, आज यहाँ पे लिख रहा है जब भी स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है। आप लोग मोटा मोटी समझ गए होंगे इतना पढ़ाने के बाद
कि जब स्ट्रेस को मूव किया जाता है, स्ट्रेस बोले या फोर्स बोले, यहाँ पे वो चीज सेम है। तो स्ट्रेस को रिमूव कर दिए तो वो ओरिजिनल साइज एंड शेप रीगेन कर लेता है और अपने डिसऑर्टिंग होने की प्रक्रिया को क्या रोक देता है, रजिस्ट कर देता है कि भाई हमको पहले जैसा था वैसा ही हमको चाहिए, हमको, ठीक है ना, एकदम जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं ना, बस वैसा ही समझ लो। इलास्टिसिटी ना पुराने जमाने के लोग वाले हैं, बस जैसा चल रहा है, मोबाइल वाला आ गया ना, बोलो कि सर मोबाइल पे पेमेंट कीजिए ना, बोले ना हमको मोबाइल पे, हमको पुराने वाला पैसा दो, ठीक है ना। तो वो इलास्टिसिटी पहले जैसा ना रहे, फोर्स लगा दिए, छोड़ दिए, जैसा ओरिजिनल पहले था। बहुत सारे एग्जांपल है इसका। एग्जांपल क्या है, जैसे ये तुम लोग देखे होगे तुम्हारा स्पंज भी क्या है जी, स्पंज देखे हो ना, जो ये रहता है खक्सा टाइप का रहता है, उसको दबा दो, छोड़ दो, जो बर्तन धोने वाला जो स्पंज आता है वो भी क्या होगा, उसमें बहुत सारा देख रहे हो वॉइड्स रहता होगा, है ना, उसको पूरा दबा के ऐसे कर दो, छोड़ दो, फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो वो कौन सा इलास्टिक हो गया, वो सब क्या है, इलास्टिक। स्टील को इसलिए बोला जाता है, स्टील का बर्तन कितनू पटकते हो, देखते हो उसका साइज बिगड़ता है जी, 10-10 साल 15-15 साल वैसे ही बर्तन रह जाता है, टूट भले जाता है, खिया जाता है, लेकिन बर्तन का शेप और साइज क्या होता है, नहीं बिगड़ता है। इसलिए स्टील बहुत बढ़िया माना जाता है खाने पीने का बर्तन के लिए, समझ गया ना। तो इफ द मटेरियल इज इलास्टिक, अगर वो मटेरियल इलास्टिक है तो ऑब्जेक्ट को क्या होना चाहिए, उसके इनिशियल मतलब जो पहले जिस में बनाया गया था उसमें वो पहुंच जाएगा, जब फोर्स उसको हटाया जाएगा। तुम कितनों पिटाई खा लेगा वो आराम से, लेकिन जब उसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो हमारा क्या हो गया, इलास्टिक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलास्टिक, तो कैंसर क्या है, स्टील, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ प्लास्टिसिटी में क्या है, बस उसी का उल्टा कि जब हम लोग फोर्स हटाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है, डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, उसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत सारा दुनिया में, लगभग मटेरियल प्लास्टिसिटी पे रूल को फॉलो करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का बॉडी इलास्टिक है, मोड़ दिया कोई जोर से हाथ, फोर्स हटा देगा फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कोई लेकिन दांत मत तोड़वा लेना कि सर दांत तोड़वा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं, दांत तोड़वाओगे तो नहीं ठीक होगा, तो तोतले हो जाओगे, फिर क्या हो जाओगे, तोतले। तो दांत नहीं तोड़वाना है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी के चक्कर में, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी समझ गया ना, प्लास्टिसिटी क्या हो गया, जब फोर्स हटा लिए तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, फेल कर जाता है ओरिजिनल पोजीशन, प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं। लिखा जाएगा एग्जाम में, पूछेगा तो यस और नो, ये बताओ, यस और नो, यस सर, Yes, sir. चलो ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए। अब देखो दोनों में कभी कभी ना 4 नंबर मार्क्स में भी पूछता है और 6 नंबर में भी डिफरेंस पूछ देगा कि इलास्टिक और प्लास्टिक मटेरियल में क्या क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैसा होगा, ये टेम्पोररी है, फोर्स हटाएंगे अपना फिर से वापस आ जाएगा, टेम्पोररी है। लेकिन प्लास्टिक वाला क्या है, परमानेंट हो जाता है भाई, किसी को अगर मार के हाथ पर तोड़ दिए तो परमानेंट हो गया। जैसे आटा को गूंथ रहे हो, उस पे ऐसे लाके उंगली नहीं देखते, बच्चा बचपन में सब उंगली डाल देता था, हम आटा सानते थे तो बीच में उंगली डाल देता था, तो क्या हो गया, आटा क्या हो गया, वैसे अब वो आटा वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया उसमें। एक्सटर्नल रोड रिमूव होगा, वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, इसमें वो साइज और शेप कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मटेरियल का जो एटम होता है ना, वो डिस्प्लेस होता है, लेकिन वापस में क्या हो जाता है, ओरिजिनल लैटिस पे आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है एटम्स जो है। क्योंकि देखो मान लो कि अगर स्पंज को भी अगर दबाए हैं तो पहले तो एटम से, दुनिया का हर चीज किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना है। तो एटम इधर से इधर चला आया, शिफ्ट हो गया, डेरा उरा खाली कर दिया आगे से, सब चिपक गया एक दूसरे में, फिर जैसे ही लोड हटाए सब अपना अपना पुराना जगह पे चला गया। जैसे कोरोना में कैसे हुआ था कि सब अपना अपना घर में दुबक गया, फोर्स लगा दिया कि सरकार कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब एक जगह आ गया, सिकुड़ गया। जैसे ही लॉकडाउन हटा, सब एक दूसरे, कॉलेज खुल गया, ये खुल गया, सब इधर उधर निकल गया, ठीक है ना। तो ये किस में होता है, इलास्टिक में होता है। लेकिन प्लास्टिक में क्या होता है, कितना आदमी होगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना, अब कितनों खोल दो निकलेगा नहीं, अब डर गया कोरोना से। तो इस तरह से क्या इलास्टिक और प्लास्टिक में ये अंतर है, ठीक है ना। ठीक है, देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं, ठीक है, इतना तक समझ गए ना, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझ गए। अब आते हैं स्टिफनेस और स्ट्रेंथ पे, ठीक है ना।
स्टिफनेस और स्ट्रेंथ से क्या समझते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे आज ये वाला पार्ट निकाल दें, नहीं भी निकलेगा तो कोई दिक्कत है, हमको मेन समझाने से मतलब है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो देखो ठीक है, आगे से है ये सब, ठीक है ना। ये सब बहुत बार बताए हुए हैं, स्टिफनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है ना। देखो ओके, ठीक है। अब देखो स्टिफनेस से क्या समझते हैं, ठीक है। स्टिफनेस क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का डिफ्लेक्शन से रोकने का है, ठीक है ना। स्टिफनेस उसको बोलते हैं, तुम कितना भी स्टिफ हो, ठीक है ना। स्टिफनेस का मतलब ये समझो, ये पूछता है एग्जाम में, पहला वाला लाइन तो बाबू रट लेना पड़ेगा, ऐसे ये समझा देंगे आप लोग भूलोगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ इलास्टिसिटी मतलब, ठीक है ना, एकदम छोटा सा इसमें लिख देता हूँ, फोर्स हटाने पर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है ना, ताकि आप लोग देखो और तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है ना, आ जाता है, ठीक है ना। ये फोर्स हटाने पर ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आता है, ठीक है ना, नहीं आता, यही दोनों अंतर है बस मेनली। स्टिफनेस समझो, ठीक है, स्टिफनेस का क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लो पहले, देखो क्या होता है कि जब भी उस पर कोई डिफॉर्मेशन होता है, या इलास्टिक डिफॉर्मेशन मैंने अभी बताया ना, क्या होगा, उस फोर्स लगा दिए तो वो क्या होगा, रेजिस्ट करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें, वो क्या होगा, अपने आप को इतना कड़ा है, इतना स्टिफ है कि झुकेगा ही नहीं। जैसे दीवार तुम्हारा कितना भी मुक्का तुम मार लो ना, उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर क्या है जी, स्टिफनेस है। दीवार के अंदर क्या है, स्टिफनेस है, कितना तो भी तुम मार लो, उसको स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्टिफनेस। कि तुम्हारे से पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वही एगो बुलडोजर से चला देता, क्या दीवार रुकेगा, उतना रुकेगा नहीं, रुकेगा। तो यही होता है स्टिफनेस, तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा स्टिफ है। बोलते हैं ना कि आपके लिए सर वो आदमी बहुत बड़ा स्टिफ है, जैसे गरीब आदमी है, वो उसको नहीं खरीद सकता है BMW को, उसके लिए BMW बहुत स्टिफ है, ठीक है ना, उसको हिला भी नहीं सकता है, ठीक है ना। बच्चा से क्या होगा, बड़ा बड़ा चीज नहीं उठता है, उसके लिए स्टिफ हो गया। स्टिफ का मतलब समझ रहे हो ना, चिम्मड़, कठिन, रिजिड टाइप का, ठीक है ना। जैसे दीवार पे मुक्का मारते हो, स्टिफ जब भी बोले ना दीवार में, दिमाग में यही आना कि हम लोग वो डिफ्लेक्शन, वो क्या होगा, रेजिस्ट करेगा, वो कुछ होगा ही नहीं उसको। जितना ज्यादा हाई डिग्री ऑफ स्टिफनेस होगा ना किसी मटेरियल का, इसका मतलब उसमें स्टिफ जो यंगस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, अभी बताएंगे ये सब के बारे में आगे, यंगस्ट मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा ई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्टिफ होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टिफ होगा। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा, ई का वैल्यू ज्यादा मतलब कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन उतना ही क्या होगा, कम होगा, मतलब स्ट्रेन बहुत कम रहेगा, ठीक है। स्टिफ का मतलब समझ गए ना सब लोग, मोटा मोटी। इसको हिंदी में क्या चिम्मड़ बोल सकते हो, इसका अलग से हिंदी भी आता है, मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, इसको रिजिडिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, रिजिडिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टिफनेस का मतलब जो डिफ्लेक्शन ना होने दे, ठीक है ना, जो डिफ्लेक्शन ना होने दे, कितनों तुम फोर्स लगाओ ना वो स्टिफ कहलाएगा बॉडी, ठीक है। स्ट्रेंथ आ जाओ, स्ट्रेंथ मतलब ये होगा किसी बॉडी का वो क्षमता, ठीक है ना, वो क्षमता जो एक्सटर्नल लोड को आराम से साले, हंसते हंसते साला, तुम्हारी वो मजबूती कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, मजबूती, ठीक है ना। कि अब तुम बोलोगे ना तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तो सर हम 10 को झोला उठा करके मार्केट से ना घूम लेते हैं पूरा मार्केट, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा तुम्हारी। कि तुम एक्सटर्नल लोड को कितना आराम से उठा लेते हो, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ कहलाएगा। समझ गया ना तुम लोग। तो स्ट्रेंथ क्या हुआ, एक्सटर्नल लोड को आराम से उठाना बिना फेल किए हुए, एक्सटर्नल लोड को बिना फेल किए उठाना, ठीक है ना, बिना फेल का। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो डिफ्लेक्शन ना होने थे उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्टिफनेस। और जो एक्सटर्नल लोड को बिना फेल के हुए आराम से सह ले उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं टफनेस पे, ठीक है ना। टफनेस, टफनेस मतलब देखो बहुत सारा, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, ये इलास्टिसिटी, ये बहुत सारा तरह का, डक्टिलिटी भी आएगा, टफनेस भी आएगा। टफनेस का मतलब कितना तुमने टफ है, ठीक है ना। ये क्या करता है, फ्रैक्चर या शॉक लोड, मतलब हैमर के ब्लोज को कितना वो रोक सकता है, उसको क्या बोलते हैं, टफनेस, ठीक है ना। इसको शॉक लोड क्यों बोलते हैं,
तुम्हारे ऊपर कितना टफ है कैसे पता चलेगा? तुम बारिश में या खराब से खराब सिचुएशन में तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा होता है, वही तुमको टफ बनाता है। वही क्या बनाता है? तुमको टफ बनाता है। और टफ चीज ज्यादा स्टिफ हो जाता है। क्या हो जाता है? जितना ज्यादा तुम टफ बनोगे वही इतना ही जाकर के तुम क्या होगे? स्टिफ बनोगे। एक दूसरे से इंटर कनेक्ट कर पा रहे हो या ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये बताओ। फिर मैं एक और सिंपल लेवल में भी बताऊंगा, एकदम आप लोग के लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बताऊंगा कैसे किसी को समझेंगे कि टफ है कि नहीं है। ठीक है ना? जितना हथौड़ी से मारो ना वो टूटेगा नहीं। वो क्या होगा? टूटेगा नहीं, लेकिन मुड़ जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? टूटे फूटेगा नहीं। उसको क्या बोलेंगे? टफनेस बोलेंगे। ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा? टफनेस जैसा वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? Yes, sir. चलो ठीक है ना? चलो चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया? टफनेस हो गया। ठीक है ना? तो टफनेस को कैसे लिखेंगे हम लोग? टफनेस को कैसे लिखेंगे? शॉक लोड। शॉक लोड मतलब अचानक पड़ने वाला लोड को क्या कर ले? सह ले। ठीक है ना? सह ले और टूटे नहीं। ठीक है ना? मुड़ जाए मत, टूटे नहीं। झुक जाए मतलब सर नहीं कटाएंगे लेकिन मुड़ जाएंगे। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे? टफनेस बोलेंगे। ठीक है ना? जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है ना? ये क्या हो गया? टफनेस हो गया। टूटेगा नहीं छड़ तुम्हारा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। ठीक है ना? फ्रैक्चर कभी नहीं करेगा, ये टफ होगा। ठीक है ना? देखो इसमें क्या होगा? डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है। डक्टिलिटी अभी आगे मैं बताऊंगा, ये सब सारा पढ़ लेना है। तन्यता होता है। ठीक है ना? जितना ज्यादा डक्टाइल होगा मतलब लप जाएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक है ना? हीटिंग यूजुअली जो होता है ना वो क्या होता है? कम उसको टफ बनाता है। ठीक है ना? अगर इसको हीट कर दोगे क्या होगा? टफनेस जो होगा ना कम जाएगा। ठीक है ना? हीट कर देने पे क्या हो जाएगा? टफनेस घट जाता है। ठीक है? ये सब पूछेगा नहीं, खाली पूछेगा ऑब्जेक्टिव वे में ये सब। या फिर ये पूछ सकता है टफनेस और स्टिफनेस में क्या अंतर है। तो टफनेस क्या होगा? शॉक लोड से टूटने नहीं देगा। ठीक है? ये सब चीज समझ लो। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या होगा ये सब आगे बताएंगे, ये सब अभी बताएंगे तो थोड़ा बहुत लगेगा। फर्स्ट मटेरियल जैसे ग्लास, मेटल, ये लीड, ये सब क्या है? ये टफ मटेरियल है कि टूट जाता है? ये सब बताओ। शीशा क्या है? टफ है क्या? शीशा में टफनेस है कि नहीं, ये बताओ। टफ है कि नहीं शीशा? यस सर, टफ है। आ? कैसे? ये पुअर No, sir. टफनेस है। टूट जाएगा वो टफ कहाँ है? जो टूट जाएगा वो टफ नहीं है। समझ गए ना? जो टूट जाएगा वो टफ नहीं है, जो ना टूटे वही टफ है। और रिश्ता रिश्ता जो टूट जाए वो टफनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना? जो भी मटेरियल जो टूट जाएगा वो टफ नहीं कहलाएगा। शीशा टूट जाता है उसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। और टफनेस कैसा हो गया? रॉट आयरन, लो कार्बन स्टील, ये सब क्या होता है? बहुत ज्यादा टफनेस होता है। ये सब टूटता नहीं है जल्दी। ठीक है ना? ये सब क्या होता है? टूटता नहीं है। ठीक है ना? लेकिन ग्लास, कुछ मेटल जैसे लीड वुड मेटल है, कोल्ड वर्क स्टील है, ये सब क्या होता है? टूट जाता है। समझ में आ गया ना सब लोग? नहीं टूटेगा। यहाँ टफनेस में यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है ना? नहीं टूटेगा। ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब समझ गए ना तुम लोग टफनेस का मतलब? देखो मतलब Yes. समझ में आ जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वैसे ही पूछेगा कि शॉक लोड को कौन बर्दाश्त कर लेता है, उसको उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टफनेस बोलते हैं। अब देखो डक्टिलिटी भी टफनेस से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। सब एक दूसरे से एकदम मिलता जुलता टर्म है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। वही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो ब्रिटलनेस में क्या होगा? जैसे पेंसिल है, टूट जाता है, वो टफ नहीं है। ठीक है ना? वो क्या है? टफ नहीं है। लेकिन अब देखो क्या बताने वाले थे अभी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या हो सकता है? जितना भी तरह का तुम तार देख रहे हो ना, जिसका तार बना सकते हैं, तार बन जाए जिस भी मेटल का या जिस भी मटेरियल का, वो डक्टाइल हो जाएगा। बस यही है मतलब। अपना स्ट्रेंथ को खोए बिना, अपना स्ट्रेंथ तो कुछ कमेगा ना जी। पतला पतला कर दोगे तो कमजोरी तो होगा ना उसको। मोटा आदमी का ज्यादा मजबूती रहेगा, कमजोर आदमी का थोड़ा ज्यादा कमजोरी क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा। तो कमजोरी को, मजबूती को खोए बिना पतला पतला तार में बनाने को ही क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। इतना बढ़िया से बाबू ना कोई बताएगा तो वो ऐसे करते हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना बढ़िया से। जिसका तार बन जाए, ठीक है ना? तार बन जाए,
ठीक है ना, वही क्या कहलाएगा, डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा। जितना भी तरह का मटेरियल जिसका तार बन जाए वो क्या होगा, डक्टिलिटी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे गोल्ड, ठीक है ना, बहुत ये सब क्या होता है, डक्टाइल रहता है। गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल, इतना पतला पतला बना देगा ना, चदरा टाइप का, ठीक है ना। तार बनाएगा, ये चदरा वाला एक अलग है, ठीक है ना, तार है तार, ठीक है ना। ये प्लेटिनम है, ये सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या है, जिंक, ये सब क्या है, लीड वुड सब क्या है। लीड तो खैर टूट भी जाता है बहुत, ठीक है ना, ठीक है ना। ये सब क्या है, सबसे देखो ये सब मटेरियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, कम है। डक्टाइल क्या है, ये कम है। डक्टिलिटी क्या है, कम है। गोल्ड का सबसे ज्यादा डक्टिलिटी है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, धीरे धीरे घट रहा है ऐसे डक्टिलिटी। टीन का क्या है, टीन डक्टाइल कम है, लेकिन फिर भी चदरा मोटा मोटा बच जाता है, ठीक है ना, तार इसका बन जाता है। तो समझ में आ गया ना, जिसका भी तार बना ले, डक्टिलिटी मतलब तार बन जाए। क्लियर हो गया ना? अब आ जाओ मेलिबिलिटी पे। मेलिबिलिटी मतलब इसको चदरा बना सकते हैं। देखो अब ये, ठीक है ना, इसको चदरा, इसको मेलिबिलिटी मतलब इसको पीट पीट के चदरा जैसा बना सकते हैं, ठीक है ना, कोल्ड या हॉल्ड वर्किंग से, ठीक है ना। अब देखो मेलिबिलिटी का ऊपर में भी होगा कहीं, ये देखो मोटा सा रट गया एकदम, उसको पतला से पीट पीट के इधर मोटा था, इधर क्या थिकनेस ज्यादा था, फिर इधर थिकनेस कम हो गया, फिर इधर एकदम और पतला पतला चदरा। जितना भी चदरा जिसका बनाया जा सके, चदरा बनाया जा सके, वो सब मेलिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म बाय बीइंग हैमर्ड रोल्ड, मतलब उसको हथौड़ी से पीट पीट करके क्या उसको बना सकते हैं, हॉट या विदा टूटे हुए, उसमें टूटना नहीं चाहिए, ये सब याद रखो। बिना टूटे चदरा बन जाना चाहिए, ठीक है ना, बिना टूटे, ये चीज याद रखना। बिना टूटे क्या होगा, एक में तार बनेगा, एक में चदरा बन जाए, ठीक है ना, हथौड़ी से पीट पीट के, ठीक है। ये क्या हो गया, मेलिबिलिटी हो जाएगा। अब ब्रिटलनेस पे आ जाओ। ये सब ऑब्जेक्टिव में ये सब कराएंगे ना, तो उस वक्त फिर रिवीजन हो जाएगा आप लोग को। 15-20 दिन के बाद फिर ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे इसी में, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि दोनों डक्टाइल भी हो मेलिएबल भी हो, जरूरी नहीं हो, ठीक है ना। कोई कोई मेटल जैसे क्या होता है, लीड मतलब शीशा, ठीक है ना, शीशा दिखा देंगे, देखे हो जी शीशा को, दिखा दे कैसा होता है शीशा। देखो लीड कैसा होता है, लीड मेटल, ठीक है, देखो कैसा होता है, ये देखो, ठीक है ना। ये सब क्या, इसको देखो चदरा बना दिया गया, इस सबसे क्या बना गया, चदरा, देखो है ना। इसका तार बहुत कम बना सकते हैं इसका, लेकिन चदरा देखोगे एकदम भर भर के। लीड का क्या आ गया, ये मेटल चदरा खूब बनता है इसका, लीड का, लीड एसीटेट पढ़े होगे तुम लोग, है ना, इसका चदरा खूब बनता है लीड वुड का, लीड मेटल देख लिया ना जी सब लोग, दिख रहा है ना। लीड का ही फॉयल रहता है इसके, बैटरी उट्री में देखते होगे ना, ऐसा लपेटा रहता है, या बहुत सारा ट्रांजिस्टर एल्युमिनियम फॉयल भी रहता है, और कहीं कहीं लीड फॉयल भी यूज होता है, ठीक है ना। बहुत जगह इस सब का यूज होता है, फैक्ट्री वैक्ट्री में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। बहुत भारी मेटल भी होता है, लीड कहलाता है। तो देख रहे हो ना जी, लीड वाला, इसी को शीशा बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में लीड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वो ग्लास वाला शीशा नहीं, पीबी क्या होता है, 82 है इसका, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस सर। ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, चलो समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये क्या होता है, गुड मेलेबिलिटी है, मतलब इसका चदरा बहुत मिलेगा तुमको। अभी फोटो में दिखाया था ना लीड का चदरा, फोटो में भी डाल देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो देखो ऊपर में लीड ऊपर आ गया होगा। लीड क्या होगा, देखो पहले तार वाले में नीचे था एकदम, लेकिन जब चदरा का बात हुआ ना, तो लीड ऊपर चला आया, 10वां से 7वां नंबर पे चला है। और निकेल आयरन ये सब का चदरा बहुत नहीं बनता, ये सब जल्दी टूट जाता है। जिंक उंक का क्या होगा, ये सब का चदरा जल्दी नहीं बनता, ठीक है। ऐसे बन जाता है, कुछ इसमें अशुद्धि मिला करके, ओरिजिनल आयरन का जो है ना चदरा नहीं बनता, उसमें कुछ अशुद्धि मिला करके इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉपर, टीन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब का बहुत बढ़िया चदरा बन जाता है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटलनेस, भंगुरता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, भंगुरता। हिंदी में क्या बोलते हैं, भंगूर है, अंगूर नहीं भंगूर, ठीक है ना। जो खिंचाए नहीं, मतलब डक्टाइल नहीं हो, प्लास्टिक नहीं हो, मारे एक बार तोड़ दिए, वो शीशा जैसे ग्लास बोलते हैं इसको, शीशा नहीं ग्लास, ठीक है, दर्पण जिसको बोलते हैं,
ये सब जो है ना एकदम टूट जाएगा, एकदम पता नहीं चलेगा। एक बार गिरा मोबाइल का शीशा फूट गया, शीशा मोबाइल का शीशा जो टेम्पर ग्लास बोलते हैं। टेम्पर ग्लास मतलब क्या, टेम्पर है। टेम्पर मतलब वो तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा उसमें टफनेस दे दिया, उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, टफनेस बढ़ा दिया। वो क्या फ्रैक्चर नहीं करेगा शॉक लोड में। मोबाइल पे हथौड़ी से मार मार के दिखाता है ना जी कभी कभी वीडियो में कि देखिए इस पर हथौड़ी से मार शीशा नहीं फूटेगा मोबाइल का। क्यों नहीं फूट रहा है, कि थोड़ा सा उसको टफ बना दिया गया है, ठीक है ना, स्टिफ नहीं किया गया, उसको टफ बना दिया गया, इसलिए उसको टफन ग्लास बोलते हैं। उसको कौन सा ग्लास बोलते हैं, टफन ग्लास। ब्रिटल है लेकिन उसमें थोड़ा सा ताकत दे दिया है, वो इतना आसानी से नहीं टूटेगा। जैसे गाड़ी उड़ी में देखते हो, कौन सा गाड़ी जो तुम्हारा जो गोली उली से नहीं कुछ होता है जी, उसको कौन सा बोलते हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास बोलते हैं ना जी, बुलेट प्रूफ ग्लास। तो वो सब में भी ग्लास वैसा वैसा यूज किया जाता है ना, ताकि उसका क्या हो जाए, क्षमता बढ़ जाए, ठीक है ना, शॉक सहने का क्षमता। तो ब्रिटलनेस ग्लास का क्या होता है, खत्म किया जा सकता है। अब वो पूछेगा ना ऑब्जेक्टिव में, क्या सभी ग्लास को ब्रिटल होते हैं, तो जरूरी नहीं है। ग्लास का क्या होता है, क्वालिटी अलग। ऐसा ऐसा ग्लास हो गया कि तुम पटकते रहो ना नहीं टूटेगा। जैसे राजगीर में एक नया शीशा का ब्रिज बना है, सुने और जी नहीं सब लोग, राजगीर में नया शीशा का पुल बना है, जाके वहां पे नीतीश कुमार जी फोटो खिंचाया है, तो शीशा का ही है, ठीक है ना, लेकिन उसको टफ बना दिया गया, ठीक है ना। मतलब पता चलेगा 10 आदमी गया, सब नीचे धधा के गिर गया। हथौड़ी कोई बदमाश बच्चा गया, सर यहाँ वाला तोड़ के देखे गिलास, गया तोड़ दिया वही, ठीक है ना। तो वो सब थोड़ा मजबूत क्वालिटी का बनाया जाता है, उसको टफ बनाया जाता है। मोबाइल का टेम्पर ग्लास ये सब को टफ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रिटलनेस कैसा हो गया, जो भंगुर हो जाता है, ठीक है ना, एकदम गिरा टूट गया। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो ब्रिटल हो जाता है। जैसे बताओ कुछ, जैसे ग्लास का तो बहुत ज्यादा तुम लोग पढ़े होगे कि मटेरियल हार्ड है, लेकिन ये क्या होता है ठीक है ना, टूट जाता बहुत। लेकिन डायमंड भी ग्लास का बनाया जाता है, बहुत डुप्लीकेट जो डायमंड है ना, वो सब भी क्या होता है, हाई ब्रिटलनेस के कारण ही क्या होता है, ज्यादा उसको अगर ब्रिटलनेस बना देंगे तो क्या होता है, डायमंड को भी काट सकता है, ठीक है, डायमंड कटर बन जाता है। समझ गए ना, ब्रिटलनेस समझ गए ना, भंगुरता बिना बताए फोर्स के कारण टूट जाता है, फोर्स लगने से चकनाचूर हो जाता है, चकनाचूर, उसको कहेंगे ब्रिटल। पहले ही नहीं बताएगा दरार वरार कुछ नहीं, सीधे चूर, ठीक है ना। अब आते हैं हार्डनेस पे। अब समझ में आ रहा है ना जी, सब प्रॉपर्टी का एक बार ऑब्जेक्टिव करा देंगे आप लोग का, ठीक है ना। कल कराएंगे स्टार्टिंग में ही। द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग या अब्रेशन। हार्ड मटेरियल में ना जल्दी स्क्रैच नहीं आता, स्क्रैच फ्री मटेरियल बोलते हैं उसको, या उस पे सरफेस पे जल्दी वियर टियर नहीं होगा। वियर मतलब घिसना, जल्दी से उसको घिस नहीं सकते हो। बहुत सारा ऐसा मटेरियल, जैसे रेलवे का पटरी है ना, इतना देखते हो दिन भर उस पर ट्रेन चलते रहता है, दिन भर ट्रेन चलते रहता है, लेकिन वो देखते हो पटरिया चिकना घिस तो जाता है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं घिसता, बहुत कम घिसता है। कहा जाता है, रेलवे जिन पढ़े होगे तो उसमें बताया गया होगा 5% से ज्यादा अगर वियर हो गया ना पटरी में बाबू, तो पटरी चेंज करना पड़ता है। काहे, तो खटर खटर का आवाज आएगा। सुने होगे ना जी, स्लीपर में सफर किए होगे तो खटर खटर का आवाज देखते होगे पटरी में बहुत ज्यादा आता है। दो कारण से आता है, एक उसमें तो वियर आता है, और दूसरा जहां पे ज्वाइंट होता है ना पटरी के बीच में, ठीक है ना, ग्लू ज्वाइंट, बहुत सारा तरह का ज्वाइंट होता है, एक्सपेंशन ज्वाइंट सब बताएंगे रेलवे में। तो उस ज्वाइंट पे जब चक्का पड़ता है ना तो खटर खटर का आवाज आता है। तो दो कारण, एक तो उसमें वियर होगा, वियर और टियर होता है पटरी में, तब रेल उसको बोलते हैं। पटरी की जगह हम लोग यूज करते हैं टेक्निकल टर्म रेल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो रेल में घिसन क्या होता है, बहुत कम, नहीं तो पता चलेगा। पहले के जमाना में जानते हो जो बुल हेडेड और ये सब पढ़े होइएगा आप लोग, तो बहुत घिसता था, उसको हर 3 साल 4 साल पे चेंज करना पड़ता था। अभी देखो पटरी 10 साल 12 साल चल जाता है, ठीक है ना। मतलब जहां बहुत कम ज्यादा ट्रेन चलता है वहां की बात नहीं कर रहे। तो जितना ज्यादा हार्ड मटेरियल यूज किया जाएगा ना, वहां घर्षण क्या होगा, बहुत कम। तो इसको घिसाई उसाई से बचाता है। हार्डनेस मतलब जो जल्दी घिसता नहीं है, घिसने से बचाएगा, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। हार्डनेस मतलब क्या होगा, जो घिसेगा नहीं, जल्दी टूटेगा फूटेगा नहीं, ठीक है ना, वो हार्ड हो गया। जैसे सॉफ्ट वाला जो मटेरियल है ना, वो
जल्दी जो क्या हो जाता है, घिस जाता है। जैसे बहुत सारा तुम लोग पढ़े होगा कि स्टील वगैरह जो है ना, वो जनरली क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, जल्दी घिसता उसता नहीं है, ठीक है ना। तो वैसा बहुत सारा जैसे हार्डनेस टेस्ट, विकेस टेस्ट, ये सब टेस्ट से क्या होता है, हम लोग मेटल्स का हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हार्डनेस हो गया। हार्डनेस में जो घिसेगा नहीं, जो घिसेगा नहीं, ठीक है ना। जितना ज्यादा हार्ड होगा उतना ज्यादा नहीं घिसेगा। क्लियर, 9 को पॉइंट हो गया। अब देखो एक 10वां पॉइंट, फेटिज समझो। फेटिज ऐसे पूछता है एग्जाम में। क्रिप्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है ये, हर साल एगो क्वेश्चन क्रिप्ट पे तो रहबे करता है। इसको समझना है, इसको आप लोग को लिखना भी अपने मन से 2-3 बार एग्जाम के पहले, ठीक है ना। क्रिप्ट के बारे में कल बताएंगे, क्रिप्ट के बारे में डिटेल से, तब फ्रेश माइंड से पढ़िएगा क्रिप्ट, ठीक है ना। अभी फेटिज बस देख लीजिए। फेटिज क्या होता है, बार बार कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई गया थप्पड़ मारा, फिर गया फिर थप्पड़ मारा, तो मतलब एक ही फोर्स को बार बार लगा रहा है ना, तो उसके कारण कहते हैं उसको फ्लक्चुएटिंग या रिपीटेड लोड। जैसे रेलवे का पटरी पे बार बार लोड लग रहा है, बार बार एक ट्रेन गया फिर ट्रेन गया फिर ट्रेन गया, मतलब क्या होगा, बार बार पटरी उस पर क्या लगा रहा है, लोड लगा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, परमानेंट डिस्फॉर्मेशन हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, फैटिज लोग। बार बार लोड, हथौड़ी से कोई डेली पीटता है जा करके दीवार को, तो क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, फैटिज। और इसके कारण जो फेल होता है उसको क्या बोलते हैं, फेटिज फेल्योर, ठीक है ना। तो बस इसमें एक ही चीज है, फेटिज का मतलब एक ही चीज लिख दोगे, क्या लिखोगे, बार बार लोड लगने से क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। एक बार लगने से नहीं होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। कोई बोलेगा ना कि एक बार लोड लगा के छोड़ दिए तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बार बार लोड लगने से क्या होगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, फैटिज लोड हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया सभी को। इलास्टिसिटी, फोर्स हटाने पे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, उसको कहेंगे इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, फोर्स हटा देंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। सब लोग सो गए जी। क्रीप इन रेल, हाँ बहुत पूछता है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। इस सब के लिए आप सोचिएगा नहीं। 2-2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसमें पूछेगा कि कौन सा मटेरियल, 2-3 को एग्जाम्पल, तो देखिए नोट्स में सब है, नोट्स में कमी नहीं है। देखिए डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल दे दीजिएगा, कि उसमें लिखियो दीजिएगा, देखिए सर ये वाला मटेरियल बहुत ज्यादा डक्टाइल है, ये वाला कम डक्टाइल है, इस तरह से ये सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। डक्टाइल में है ना, गोल्ड बहुत ज्यादा है डक्टाइल है, लीड कम है डक्टाइल, ठीक है ना। 2-3 को एग्जाम्पल दे दोगे तो पूरा नंबर मिलेगा जी, ठीक है ना। ये सब जो थ्योरिया ये सब नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा जो होता है ना वो डक्टाइल होता है। हम लोग जो वायर बनाते हैं ना, जैसे गोल्ड क्या हो गया, केतनु रखते हैं पतला तो जल्दी टूटता नहीं, उसका स्ट्रेंथ बरकरार रहता है, उसका स्ट्रेंथ बरकरार रहता है। नहीं तो पता चलेगा कोई 1 ग्राम का सोने का सिक्का लॉकेट पहना है और टूट जाएगा पहनते पहनते, कोई खींचेगा टूट जाएगा, जल्दी टूटता नहीं है जी। सोना में क्या है कि अगर तुम पतला भी बना दिए हो तो जल्दी टूटता नहीं, उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा खासा रहता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, स्ट्रेंथ भी क्या होता है, अच्छा खासा होता है। तो कल एकदम बढ़िया से आप लोग को फोटो वोटो सब दिखा करके, ऐसा लग रहा है जी कि एकदम कम पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं ना लग रहा किसी को, पूरा A to Z चीज बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछेगा, हर एक चीज, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग भी कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा पैसा वैसा देने में, कि सर छोड़ दीजिए सर नहीं देंगे सर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सर का मेहनत का भी मेहनत रखना है, वो सर भी बहुत टाइम निकाल करके आप लोग को ध्यान दे रहे हैं, तो आप लोग 2 क्लास कीजिए, उसके बाद सब लोग पेमेंट कीजिए, ठीक है ना। नहीं कीजिएगा तो भाई आप ही लोग को लॉस है ना, सर छोड़ देंगे पढ़ाना तो फिर आप लोग वैसे ही रह जाइएगा। 1-2 क्लास करने से कुछ नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं दिए पेमेंट वो लोग पेमेंट कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, लेकिन आप लोग को पेमेंट कल भर क्लास चलेगा आप लोग का फ्री में। परसों से बाबू आप लोग को पेमेंट करके, कल जो पेमेंट कर दीजिएगा उन लोग का बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। परसों से बाबू बिना पेमेंट का आप लोग का क्लास नहीं चलेगा, ठीक है ना। उनको फिर आउट किया जाएगा वहां से। तो आप लोग कोई किसी को दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, सर 2 दिन नहीं 3 दिन कर देंगे, 1-2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप किसी को कुछ बोलना है कि पेमेंट वेमेंट के बारे में तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू सर का बहुत रिक्वेस्ट से हम बुलाए हैं सर को, ठीक है ना। पेमेंट वेमेंट नहीं कीजिएगा, सब फ्री के चक्कर में रहिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा,
ठीक है ना, फिर क्लासों बंद हो जाएगा, सर नहीं कराएंगे फिर क्लास व्लास तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कि अभी तक आप लोग में से एक का भी पेमेंट आया नहीं है। सर वही पूछ रहे थे कितना लड़का लोग पेमेंट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, एकदम आप लोग को 2 दिन समय दे रहे हैं, 2 दिन से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग कुल रेगुलर करना पड़ रहा है। स्क्रीनशॉट हाँ बोलिए वही निशा। व्हाट्सएप पे नहीं करना सर। हाँ बोलिए। पेमेंट पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट वही नंबर पे कर देंगे ना। हाँ हाँ हाँ, आप पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी, आप खाली आप बता दीजिए ऋषभ राज है, हम सर पेमेंट कर दिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ठीक सर को बहुत मेहनत से बुलाए हैं, बहुत मेहनत से बुलाए हैं, और ये बैच कहीं नहीं चल रहा है, आप लोग को पास कराने का गारंटी हमारा, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे ना जी कि तुम लोग एग्जाम में बम्पर लिख के आओगे, ठीक है ना। एकदम हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, नोट्स भी देंगे, सब चीज, ठीक है ना। कहीं चीज का दिक्कत नहीं। अब देखो इससे ज्यादा एग्जाम में आता ही नहीं है, कितनों पुराना पेपर उठा लो ना, इतना से ज्यादा डिफाइन टर्म, डिफाइन सब क्वेश्चन तुम लोग को एकदम छाट छाट के बनाए हैं, ये सब क्वेश्चन तुम लोग को एकदम मुंह पे रहेगा। जब पूछ देंगे ना कि बताओ डक्टिलिटी क्या होता था, जिसका तार बन जाए बिना टूटे हुए उसको डक्टाइल, बस यही चीज रट लेना है। सॉइल में भी बताए हैं अभी तुम लोग को, ये जो रटने वाला चीज एकदम लिख दिए इसी पेज पे, ठीक है ना। जो एक रिवर वाला एलुवियल ऑब्जेक्टिव वाला एकदम इसी पे लिख देंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कहीं दूर भटकने का जरूरत नहीं पड़े। ये सब क्वेश्चन हमेशा पढ़ना, एग्जाम पास करियो सर जाओगे ना। पेमेंट कहाँ करेंगे सर? हाँ बोलो। सर पेमेंट कहाँ पे करेंगे, कौन नंबर? पेमेंट 9135 वाला जो नंबर दिया हुआ ना बाबू, उस पे फोन पे यूपीआई कुछ से कर दो पेमेंट, आपका स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है ना। पैसा आ जाना चाहिए बस, ठीक है ना। कैश छोड़ के तुम कैसा हूँ ऑनलाइन दे दो पेमेंट, कैश तो नहीं ले पाएंगे ना आपसे, ठीक है। अपना अपना तरीका है कैसे कर सकते हैं। कल भर का क्लास है फ्री में, ठीक है ना। उसके बाद बाबू फ्री नहीं कर पाएंगे, कि हम 4 महीना से फ्री पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, 4 महीना क्लास हम फ्री करवा चुके हैं। ये सब जितना है सब लड़का लोग फ्री किया था क्लास उस समय, ठीक है ना। 2-3 लोग पेमेंट किया था, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग पे भरोसा है, आप लोग कीजिएगा पेमेंट, नहीं तो फिर क्लास बंद हो जाएगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
कोई क्लास नहीं है क्या?
Ya, ya, Ren. Ketawa.